हाय गाइस, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो इस क्लास में हम लोग देखेगा सेल्स मैनेजमेंट ग्रुप ए। और इस सेल्स मैनेजमेंट में टोटल 4 यूनिट है और इस क्लास में हम लोग वो चारों यूनिट्स कवर करेगा। और ध्यान रहे, आज की क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेगा वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहां से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में किल कर देना है। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो ठीक है, फिर आज क्लास चालू करता है। यूनिट 1 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? डिफाइन एंड एक्सप्लेन। A sales organization is the part of a business that plans, directs and controls all sales activities to achieve sales targets. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये बिजनेस का ही एक पार्ट है जो कि प्लान करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। क्या चीज? सेल्स एक्टिविटीज। किस लिए? टू अचीव सेल्स टारगेट्स। मतलब बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सेल्स का टारगेट है कि हाँ इतना हम लोगों को इस महीना, इस साल सेल्स करना है, उसका सारा प्लान, डायरेक्शन, कंट्रोल कौन करता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। इट इंक्लूड्स द सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन्स, मार्केटिंग स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सेल्स पॉलिसीज दैट हेल्प द कंपनी सेल प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? सबसे पहले सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन्स, मार्केटिंग स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेल्स पॉलिसीज। ये सारा चीज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है। और ये लोग करता क्या है? मतलब इनका काम क्या है? दे हेल्प द कंपनी टू सेल प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस ऑल सेल्स एक्टिविटीज। मतलब इट एंश्योर्स प्रॉपर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग and customer handling, helps the business increase sales and reach customers effectively. Next, sales organization coordinates sales team. मतलब organizes the work of sales managers, sales persons and sales support staff. It ensures everyone works towards the same sales goals. Next, sales organization helps achieve sales targets, creates sales plans, allocates territories, monitors performance, and motivates the team. It also ensures the company earns profit through effective selling. Next, what are the main functions of a sales organization? तो यहां पे क्वेश्चन हम लोगों को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। मतलब ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, इसका काम क्या है। तो तुम क्या करेगा? डायरेक्ट फंक्शन पे नहीं आना है, पहले तुमको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का 1-2 लाइन का डेफिनेशन, मीनिंग या फिर कॉन्सेप्ट बताना होता है। ठीक, तो ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस टू मैनेज सेलिंग एक्टिविटीज इफेक्टिवली एंड अचीव द कंपनीज सेल्स टारगेट्स। तो अब देखता है फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? सेल्स प्लानिंग। मतलब डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, वेयर टू सेल एंड हाउ टू सेल, हेल्प्स सेट सेल्स टारगेट्स, बजट्स एंड स्ट्रेटजीज। तो पहला फंक्शन क्या है? सेल्स प्लानिंग। मतलब क्या बेचना है, किधर बेचना है और कैसे बेचना है, ये सारा डिसीजंस कौन लेता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। और कैसे डिसीजन लेता है? बाय सेटिंग सेल्स टारगेट्स, बजट्स एंड स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स force, recruiting, selecting, training and assigning salespersons. It ensures the right people work in the right markets. तो next function क्या है? Organizing the sales force. और कैसे? By recruiting, selecting, training and assigning salespersons. Next, sales supervision and control. Monitoring the performance of salespersons. Taking corrective एक्शंस टू इम्प्रूव सेल्स एफिशिएंसी। तो यहां बात हो रहा है सेल्स सुपरविजन का और कंट्रोल का। और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये करता कैसे है? बाय मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स पर्सन एंड ऑल्सो बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। किस लिए? टू इम्प्रूव सेल्स एफिशिएंसी। नेक्स्ट, मार्केट एनालिसिस, स्टडिंग कस्टमर नीड्स, कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। इट हेल्प्स द कंपनी plan better and understand market demand. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मार्केट को एनालाइज करता है और कस्टमर का नीड, कॉम्पिटिटर्स और मार्केट डिमांड को स्टडी करता है।
और इससे होगा क्या, कंपनी बेटर प्लान बना पाएगा और साथ ही साथ मार्केट का डिमांड को भी समझ पाएगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इट एंश्योर्स प्रोडक्ट्स reach customers at the right place, right time and at right price. It includes managing wholesalers, retailers and transport. तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का काम भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ही देखता है। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, कि कंपनी का प्रोडक्ट राइट प्लेस तक, राइट टाइम पे और राइट प्राइस में कस्टमर्स को मिले। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होलसेलर्स, रिटेलर्स और ट्रांसपोर्ट, ये सारा चीज इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग सपोर्ट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, प्रमोशंस, डिस्काउंट्स एंड डिस्प्लेज, अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीजेस सेल्स। तो सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग सपोर्ट, ये भी किसका फंक्शन है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का है। और इसमें लोग करता क्या है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, प्रमोशन, डिस्काउंट एंड डिस्प्लेज, ये सब सारा चीज सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग सपोर्ट के अंदर आ जाता है। और इससे होगा क्या, इससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है और सेल्स को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, यहां तक। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इन द मॉडर्न कॉमर्शियल वर्ल्ड। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल टुडे बिकॉज बिजनेसेस फेस इंटेंस competition, changing customer preference and large market. A strong sales organization helps firm survive and grow. तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बिजनेसेस के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है और कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज होते रहता है। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसेस को, फर्म को हेल्प करता है टू सर्वाइव एंड ग्रो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस। इट एंश्योर्स एफिशिएंट सेलिंग, organizes all selling activities in a systematic way, helps reach customers faster and increases sales. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे सेलिंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है इन ए सिस्टमेटिक वे और फर्म्स को, बिजनेसेस को हेल्प करता है। कैसे? टू रीच कस्टमर्स फास्टर और साथ ही साथ इन इंक्रीजिंग सेल्स। नेक्स्ट, इट हेल्प्स अचीव्स सेल्स टारगेट्स, सेट्स क्लियर sales goals and ensures the team works to achieve them. It improves overall business performance. तो sales organization मदद करता है। कैसे? In achieving sales targets by setting clear sales goals और साथ ही साथ ये ensure करता है कि बिजनेसेस के अंदर, फर्म के अंदर टीम वर्क के साथ टारगेट्स को अचीव किया जाए, which improves overall business performance. Next, builds better customer relationships, provides better customer service and quick problem solving, helps increases customer satisfaction and loyalty. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सर्विस और क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर प्रोवाइड करता है, जिससे बिजनेसेस को, फर्म्स को कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी इंक्रीज करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट, सपोर्ट्स मार्केटिंग एंड प्रमोशन, coordinates with advertising, branding and promotional activities, which helps in successful product launches and market expansion. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग में, ब्रांडिंग में और प्रमोशनल एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेट्स करता है, मतलब इन सभी चीजों को साथ में लेके चलता है, जिससे प्रोडक्ट लॉन्च करने में और मार्केट एक्सपेंशन करने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट, improves coordination and control. It ensures smooth coordination among salespersons, distributors and managers, helps monitor sales performance and correct problems on time. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सेल्स पर्सन में, डिस्ट्रीब्यूटर और मैनेजर्स में एंश्योर्स करता है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे, जिससे सेल्स परफॉर्मेंस और प्रॉब्लम्स को टाइम पे करेक्ट किया जा सके और मॉनिटर किया जा सके। तो sales organization is vital for modern businesses because it increases efficiency, improves customer satisfaction and help companies compete and grow. Next, who is a sales manager? Defined. A sales manager is the person responsible for planning, directing and controlling the sales activities of a business. He or she supervises the sales team, sales targets, motivates salespersons and ensures the company achieves its sales goals.
तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग किसका? सेल्स एक्टिविटीज का। और सेल्स मैनेजर करता क्या है? ये सुपरवाइज करता है किसको? सेल्स टीम को, और सेल्स टारगेट सेट करता है, सेल पर्सन्स को मोटिवेट करता है और एंश्योर करता है कि कंपनी का सेल्स गोल्स अचीव होता रहे। तो सेल्स मैनेजर कौन है? सेल्स मैनेजर इज द लीडर ऑफ द सेल्स टीम। He guides salespersons and help them perform better, ensures teamwork and smooth functioning of the sales department. Next, planner and decision maker. Prepares sales plans, sales budget and sales strategies. He decides how, where and when selling should take place. तो सेल्स मैनेजर ही सेल्स प्लान्स, सेल्स बजट और सेल्स स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करता है और यह भी डिसाइड करता है कि कैसे, किधर और कब सेलिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड सुपरवाइजर मॉनिटर्स सेल्स परफॉर्मेंस, इवैल्यूएट्स रिजल्ट्स एंड टेक्स करेक्टिव एक्शंस, एंश्योर्स कस्टमर रिसीव्स गुड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एफिशिएंटली। तो सेल्स मैनेजर सेल्स परफॉर्मेंस और इवैल्यूएट रिजल्ट्स को मॉनिटर करता है और साथ ही साथ करेक्टिव एक्शंस भी लेता है और एंश्योर करता है कि कस्टमर्स गुड सर्विस और प्रोडक्ट्स इफिशिएंटली रिसीव करें। नेक्स्ट, व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बिकम ए सेल्स मैनेजर? ए सेल्स मैनेजर नीड्स द राइट एजुकेशन, स्किल्स एंड पर्सनल क्वालिटीज टू मैनेज द सेल्स टीम एंड अचीव सेल्स टारगेट्स efficiently. Next, qualification required. Educational qualifications. A degree in commerce, business administration, marketing or sales. Additional training or courses in sales management or communication are helpful. Next, professional skills. Strong selling skills, product knowledge and market understanding. Ability to make sales plans, strategies and decisions confidently. Next, leadership and communication skills. Should be able to motivate, guide and supervise salespersons. Excellent communication for dealing with customers and the sales team. Next, experience in sales. Practical experience as a salesperson or sales executive is important. Helps understand customer behavior and real market situations. Next, personal qualities. Should be confident, honest, disciplined, hardworking, and result oriented. Must have patience and problem solving ability. Next, what are the duties and responsibilities of a sales manager? A sales manager is responsible for planning, supervising, guiding, and controlling all sales activities. His duties ensure that the company achieves its sale targets effectively. Next, duties of a sales manager. Planning sales activities, prepares sales plans, sale targets, sales budgets and strategies. Deciding how and where selling should take place. Next, organizing the sales force. Recruits, selects, trains and assigns salespersons. Builds an efficient sales team. Next, supervising and guiding sales persons. Provides direction, motivation and support to the sales team. Helps improve their performance through meeting and guidance. Next, controlling sales operations. Monitors sales results, compares them with targets and take corrective actions. Ensures proper distribution, pricing and customer service. Next, maintaining customer relations. Handles customer complaints and ensures satisfaction. Builds long-term relationships with customers and dealers. Next, responsibilities of a sales manager. Achieving sales targets. Responsible for meeting the sales goals set by the company. Next, ensuring smooth sales operations. Coordinates with marketing, finance, distribution, and inventory teams. Next, developing sales policies. Sets rules and standards
for selling, discounts, and communication. Next, explain the role of sales manager in achieving the sales objectives of a firm. Sales objective refer to the sales targets a company aims to achieve, such as increasing sales volumes, expanding market share, or improving customer satisfaction. The sales manager plays a key role in achieving those objectives. Next, role of a sales manager. Setting and planning sales targets. The sales manager sets realistic and achievable sales goals for the team, prepare plans and strategies to meet those targets. Next, building and managing the sales team. Selects, trains and motivates sales persons to perform properly. Ensures each salesperson understands their responsibilities and targets. Next, supervising and monitoring sales performance. Regularly checks sale reports and performance of each team member. Takes corrective actions whenever sales declines or goals are not met. Next, coordinating sales and marketing efforts. Works with marketing to plan promotions, advertisings, and pricing strategies. Ensures the right products reach the right markets at the right time. Next, improving customer satisfaction. Handles major customer issues and ensures good service. Builds long-term customer relationships to increase repeat sales. So, a sales manager helps a firm achieve its sales objectives by planning sales activities, managing the sales team, monitoring performance, and ensuring customer satisfaction. He is central to the company's sales growth and success. Unit 2, Recruitment, Selection and Training of Salesperson. और आज की क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेगा वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की क्लास का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में जाके किल कर देना है, ठीक। और दूसरा बात, क्या नहीं करना है, तो तुमको मोटिवेशन का, मूड का वेट नहीं करना है कि जब मोटिवेशन आएगा, मूड करेगा तब पढ़ाई करेगा, नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा बात, तुमको खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, तुमको बस खुद को इंप्रूव करना है और प्रिपरेशन में लगना है। और तीसरा बात, ये नहीं सोचना है कि बहुत लेट हो गया, आज से चालू करेगा तो क्या ही हो जाएगा, नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तुम आज से, अभी से भी लग जाता ना तो बढ़िया रिजल्ट हो सकता है। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो ठीक है फिर, अच्छा क्लास चालू करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? डिफाइन। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ finding and attracting suitable candidates for a job in an organization. तो recruitment मतलब finding and attracting suitable candidates. किस लिए? For a job. It helps bring a pool of potential candidates from which the best candidates can be selected. तो recruitment हम लोगों को help करता है। कैसे? बहुत सारे potential applicant में से best candidates को select करने में। Next, attracting applicants. Recruitment aims to invite many candidates so the organization can choose the most suitable person. First step in hiring. Recruitment is the first step in the appointment process, followed by selection and training. तो recruitment appointment process का पहला step होता है। इसके बाद आता है selection और फिर training. Ensures availability of manpower, helps the organization maintain the required number of employees for efficient functioning. Next, what are the sources of recruitment? Sources of recruitment are the places or methods through which an organization finds and attracts candidates for job. तो sources of recruitment में हम लोग प्लेसेस और मेथड्स देखता है जहां से ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को फाइंड करता है, अट्रैक्ट करता है, किस लिए? जॉब के लिए। These sources are divided into internal and external. तो इसमें पहला आता है
इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब यूज टू फिल वैकेंसीज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी वैकेंसीज जॉब खाली है उनको ऑर्गेनाइजेशन फिल करता है। और कैसे? पुराने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से ही। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब यूज टू हायर न्यू पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन नए लोगों को हायर करता है फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब बात करते हैं कि कैसे इंटरनल रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रमोशन। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आर promoted to higher positions, encourages employees and boost morale। तो प्रमोशन के अंदर जो भी हायर पोजीशन है उनको फिल किया जाता है। कैसे? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को प्रमोट करके, मतलब जो भी पुराना एम्प्लॉइज है उनको ही प्रमोट कर दिया जाता है और हायर पोजीशंस को फिल किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर। Employees are shifted from one department, branch or location to another. Helps fill vacancies quickly without hiring new staff. तो ट्रांसफर के अंदर एम्प्लॉइज को शिफ्ट किया जाता है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इंटरनल नोटिफिकेशन और एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। Company inform employees about new vacancies through internal notices. Employees may also recommend suitable candidates. Next, external source of recruitment. तो यहां हम लोग देखेगा कि कौन कौन सा एक्सटर्नल सोर्स से ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करता है। तो सबसे पहले आता है एडवर्टाइजमेंट। वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स और सोशल मीडिया। attracts a large number of applicants। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसीज को एडवर्टाइज करवाता है न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स में और सोशल मीडिया में। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। प्रोफेशनल एजेंसीज हेल्प फाइंड सुइटेबल कैंडिडेट्स एंड एफर्ट फॉर कंपनीज। तो यहां पे प्रोफेशनल एजेंसीज मदद करता है सुइटेबल कैंडिडेट्स फाइंड करने में, जिससे कंपनीज का टाइम और एफर्ट बचता है। नेक्स्ट, कैंपस रिक्रूटमेंट। हायरिंग फ्रेश कैंडिडेट्स फ्रॉम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, वॉक-इन्स और जॉब फेयर्स। कैंडिडेट्स विजिट द कंपनी डायरेक्टली फॉर इंटरव्यूज, यूजफुल फॉर क्विक मास हायरिंग। नेक्स्ट, recommendations and referrals. Existing employees refer suitable candidates from outside. Next, explain merits and demerits of internal source of recruitment. So, internal sources refer to filling vacancies by selecting candidates from within the organization, such as promotions, transfers or internal notices. तो पहले देखता है merits of internal resources, cost effective and time saving, no advertising or external hiring expenses. Vacancies are filled quickly. तो जैसे कि इंटरनल सोर्स में ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वैकेंसीज को फिल करता है। और कैसे करता है? फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पुराने एम्प्लॉय से ही वैकेंसीज को फिल कर लेता है। कैसे? बाय प्रमोशंस, ट्रांसफर्स और इंटरनल नोटिसेस के द्वारा। तो ये जो तरीका है वैकेंसीज को फिल करने का, ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग होता है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत है और ना ही कोई एक्सटर्नल हायरिंग का खर्च होता है। नेक्स्ट, बूस्ट employee morale. Employees feel motivated when they see promotion opportunities, encourages loyalty and good performance. और इंटरनल सोर्स से जो पुराने एम्प्लॉइज है उनका मोरल बूस्ट होता है। दे फील मोटिवेटेड जब उनको प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी दिखता है। नेक्स्ट, रिलायबल एंड नोन कैंडिडेट्स। इंटरनल एम्प्लॉइज performance and abilities are already known, reduces the risk of wrong hiring. Next, demerits of internal sources. Limited choice. Only existing employees can apply, reducing the availability of fresh talent. तो internal source में सबसे पहला डिमेरिट है कि यहाँ पे लिमिटेड चॉइस रहता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज मतलब पुराने एम्प्लॉइज को ही अप्लाई करने को देता है। तो इससे होता क्या है? जो फ्रेश टैलेंट है वो अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, क्रिएट्स इंटरनल कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। एम्प्लॉइज मे फील जेलसी
or rivalry during promotions. No new ideas or innovation. Hiring from within may lead to lack of creativity and fresh perspectives. Next, explain merits and demerits of external source of recruitment. तो external sources fill vacancies by hiring candidates from outside the organization through advertisement, job portals, agencies, campus, etc. तो पहले देखते हैं merits of external sources. Availability of fresh talent brings new ideas, creativity, and modern skills into the organization. Useful when internal employees lack required abilities. तो external sources में organization vacancies को कैसे fill करता है? By hiring candidates from outside the organization. मतलब यहाँ पे नए लोगों को रिक्रूट किया जाता है और कैसे? थ्रू एडवर्टाइजमेंट, जॉब पोर्टल्स, एजेंसीज, कैंपस. तो अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स का मेरिट का बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश टैलेंट. मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेश टैलेंट आता है, नया लोग आता है, तो वो लोग नया आइडिया लेके आता है, क्रिएटिविटी लेके आता है और मॉडर्न स्किल्स भी वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आता है. वाइडर चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स. Large pool of candidates from different backgrounds and experiences increases chance of selecting the most suitable candidate. Next, reduces internal conflicts, avoids jealousy or competition among existing employees regarding promotions. Next, demerits of external sources, costly and time consuming, requires money for advertisement, interviews and screening, takes more time to finalize candidates. Next, higher risk of wrong selection. External candidates' reliabilities and behavior may not be fully known. Next, lower morale of employees. Existing employees may feel discouraged if outside candidates are hired instead of promoting them. Next, what is selection? Define. Selection is the process of choosing the most suitable candidate from the pool of applicants generated through recruitment. तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन को वैकेंसीज फिल करना होता है तो वो सबसे पहले करता है रिक्रूटमेंट. मतलब कैंडिडेट्स को फाइंड करता है, अट्रैक्ट करता है कि वो लोग वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें. तो रिक्रूटमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारा एप्लीकेशन आता है. इसके बाद चालू होता है सिलेक्शन, जहां पे मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है. ये जो बहुत सारा एप्लीकेंट्स आया हुआ है रिक्रूटमेंट के थ्रू, यहां से मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है. इट एम्स टू पिक द पर्सन हु बेस्ट फिट्स द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट candidates from many applicants. The organization selects the one most qualified based on tests and interviews. Selection involves screening, interviews, tests, and background checks. Ensures right person for right job. Helps avoid wrong hiring and improves efficiency. Next, explain the selection procedure of a sales person. Selection procedure refers to the step-by-step process used to choose the most suitable candidate for the salesperson job. Selection procedure. Screening of applications. Applications and resumes to shortlist qualified candidates. Preliminary interview. A short initial interview to judge basic communication skills and suitability. Employment test. Written test or skill test to assess knowledge, personality, aptitude, and selling skills. Next, final interview. Detailed interview by the sales manager to judge the candidate's confidence, product knowledge, and behavior. Next, reference and background check. Verification of previous job experience, character, and references. Selection and appointment. The best candidate is selected and given an appointment letter. Employee joins the organization. Next, distinguish between recruitment and selection. So, recruitment is the process of inviting and attracting candidates for a job, and selection is the process of
choosing the most suitable candidate from the applicants. Purpose: to create a large pool of applicants, to choose one best candidate from the pool. Next, nature: positive process encourages more people to apply. Negative process eliminates unsuitable candidates. Next, stage: it is the first step in hiring. It is the next step after recruitment. Comparatively less costly, more expensive and time consuming. Next, outcome: produces many applicants, results in final appointment. Next, what is training? Define. Training is the process of improving the knowledge, skills and abilities of employees so they can perform their jobs effectively. तो ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉइज का नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज को इंप्रूव किया जाता है सो दे कैन परफॉर्म देयर जॉब्स इफेक्टिवली. इन सेल्स, ट्रेनिंग हेल्प्स सेल्स पर्सन learn sales techniques, product knowledge, communication and customer handling. Training improves job skills. Training teaches salesperson how to sell, persuade, approach customers and close sales. Training helps adapt to changes. Salespersons learn about new products, new markets and new selling techniques. Training increases efficiency. Trained employees work faster, handle customers better and make fewer mistakes. State the need or importance of training a salesperson. Training is essential for salesperson because it improves their skills, confidence and effectiveness in selling products. Importance of training: it improves selling skills. Training teaches selling techniques, communication, negotiation and customer handling. Helps salespersons increase sales. Next, it provides product knowledge. Salespersons learn details about the features, benefits and uses of the products. Helps answers customer questions confidently. Next, boosts confidence and motivation. A trained salesperson feels more confident in dealing with customers, leads to better performance and job satisfaction. Next, reduces mistakes and saves time. Proper training reduces error in selling, billing and communication, improves efficiency and customer satisfaction. Next, what are the methods of training of a salesperson? Training methods are the ways or techniques used to teach skills to salespersons. They are mainly divided into on the job training method, means training given at the workspace while doing the job. Next, of the job training methods, training given away from the actual workplace. तो पहले देखता है on the job training method. तो इसमें सबसे पहला मेथड जो आता है वो है कोचिंग. सेल्स पर्सन्स लर्न अंडर द डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ ए सीनियर और सेल्स मैनेजर. Helps improve practical selling skills. Next, job rotation. Salespersons are shifted through different jobs or departments. Helps them understand the business and gain experience. Next, internship training. Trainees work with experienced salespersons to learn real market situations. Useful for freshers. Of the job training method, इसके अंदर पहला आता है क्लासरूम लेक्चर्स. फॉर्मल टीचिंग अबाउट सेल्स टेक्निक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोडक्ट नॉलेज. नेक्स्ट, रोल प्लेइंग. सेल्स पर्सन्स एक्ट एज कस्टमर्स एंड सेलर्स टू प्रैक्टिस रियल लाइफ सेल्स सिचुएशंस. नेक्स्ट, केस स्टडीज और ग्रुप डिस्कशंस. लर्निंग थ्रू बिजनेस प्रॉब्लम्स, डिस्कशंस एंड एग्जाम्पल्स. यूनिट 3, रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्स पर्सन. और आज की क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेगा वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो यहां से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में जाके किल कर देना है, ठीक. और दूसरा बात क्या नहीं करना है, तो सबसे पहला बात
तुमको मोटिवेशन का, मूड का वेट नहीं करना है कि जब मोटिवेशन आएगा, मूड करेगा तब पढ़ाई करेगा। नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा बात, खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस तुमको खुद को इंप्रूव करना है और प्रिपरेशन में लगना है। और तीसरा बात, ये नहीं सोचना है कि बहुत लेट हो गया, आज से चालू करेगा तो क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम आज से, अभी से चालू कर देता है ना, तो बढ़िया रिजल्ट हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो ठीक है, फिर अच्छा क्लास चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रेम्युनरेशन? डिफाइन। रेम्युनरेशन refers to the payment or compensation given to a salesperson for the work he performs. It includes salary, commission, bonuses, incentives, allowances and other financial rewards. तो सेल्स पर्सन को जो भी पेमेंट या फिर कॉम्पेंसेशन मिलता है उनके काम के लिए, उनके वर्क के लिए, उसी को हम लोग रेम्युनरेशन बोलता है। और रेम्युनरेशन के अंदर सैलरी, कमीशन, बोनसेस, इंसेंटिव्स, अलावेंस, ये सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो रेम्युनरेशन इज द रिवॉर्ड फॉर वर्क. It is given to salespersons for their selling efforts and performance. Remuneration motivates salespersons. A good remuneration system encourages them to work harder and sell more. It helps attract and retain talent. Fair payment helps the company hire a skilled salesperson and keep them satisfied. Next, what are the requirements of a sound remuneration plan? तो सेल्स पर्सन को जो रेम्युनरेशन मिलता है, पेमेंट मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है, वो कैसा होना चाहिए? मतलब एक अच्छा रेम्युनरेशन प्लान में कौन कौन सा चीज होना चाहिए जिससे सेल्स पर्सन मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रहे? तो ए साउंड रेम्युनरेशन प्लान ensures that salespersons are fairly and effectively paid so that they remain motivated and productive. Simplicity and clarity. The remuneration plan should be easy to understand. Salesperson should clearly know how their pay is calculated. तो सबसे पहला बात, रेम्युनरेशन प्लान इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मतलब आसानी से समझ में आना चाहिए और सेल्स पर्सन को क्लियरली समझ में आना चाहिए कि उनका पे कैसे कैलकुलेट हो रहा है। नेक्स्ट, फेयरनेस एंड इक्विटी. पेमेंट शुड बी फेयर एंड रीजनेबल फॉर द वर्क परफॉर्म्ड. इक्वल वर्क should receive equal pay without discrimination. Next, motivation and incentives. The plan should encourage salespersons to work harder and increase sales. Must include incentives for better performance. It should be adjustable according to market condition, company policies, and performance levels. Next, cost effective. The remuneration system should fit within the company's budget. Also, must benefit both employer and employee. So, a sound remuneration plan should be simple, fair, motivating, flexible, and cost effective, ensuring both the company and the salesperson benefit. Next, state the factors affecting the remuneration of a salesperson. तो यहां बात हो रहा है फैक्टर्स का, मतलब कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है या फिर ध्यान देना होता है while preparing remuneration of a salesperson. The remuneration of a salesperson depends on several factors related to the job, the salesperson and the company policies. तो इससे पहला आता है nature of the job. Difficult और field-based sales jobs require higher pay. Jobs involving high travel or risks also demand better compensation. तो अगर जॉब डिफिकल्ट या फिर फील्ड बेस्ड होता है, वहां पे हायर पे रिक्वायर होता है, या फिर जॉब्स जिनमें हाई ट्रेवल या फिर रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो भी बेटर रेम्युनरेशन डिमांड करता है. नेक्स्ट, लेवल ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस. Highly skilled and experienced salespersons are beginners or trainees receives lower remuneration. Next, company's financial position. Companies with strong
financial status can offer higher salaries and incentives, may provide limited remuneration. Next, sales volume and performance. Salespersons who generate high sales often earn more through incentives or commission. Performance directly affects earnings. Next, market and industry conditions. Competitive market require companies to offer attractive pay to retain talent, and industry standards also influence remuneration levels. So, a salesperson remuneration depends on job difficulty, skills, performance, company resources, and market conditions. Next, what are the methods remunerating a salesperson? So, the main methods of remunerating a salesperson are salary method, commission method, and combination method. Combination method मतलब salary plus commission. तो यहां बात हो रहा है मेथड्स के बारे में, मतलब कौन कौन सा तरीका है जिससे हम लोग सेल्स पर्सन को उनका पेमेंट, कंपेंसेशन, रेम्युनरेशन दे सकता है। तो इसमें सबसे पहला आता है सैलरी मेथड, दूसरा है कमीशन मेथड और तीसरा है कॉम्बिनेशन मेथड मतलब सैलरी प्लस कमीशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सैलरी मेथड ऑफ रेम्युनरेशन with its merits and demerits. So, under the salary method, a salesperson receives a fixed amount of money at regular intervals, means monthly. The payment does not depend on sales volume. तो सैलरी मेथड के अंदर सेल्स पर्सन फिक्स अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करता है एट रेगुलर इंटरवल्स मतलब मंथली। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ सैलरी मेथड, stability and security. Salespersons receives a fixed income, giving financial security and peace of mind. Next, simple to understand, easy to calculate and administer. No complicated commissions or calculations. Next, encourages long-term work, suitable for jobs requiring customer service, not immediate sales. Next, demerits of salary method, less motivation. Since income is fixed, salesperson may lack motivation to increase sales. Next, may attract low performers. People who prefer job security over performance may join. Next, high cost for company. Company must pay salary even when sales are low. So, the salary method provides security and simplicity, but it may not motivate salespersons to achieve higher sales performance. Next, explain the commission method of remuneration with its merits and demerits. Under the commission method, a salesperson is paid according to the sales made. Income depends directly on the quantity or value of प्रोडक्ट्स सोल्ड। तो कमीशन मेथड के अंदर सेल्स पर्सन जितना सेल्स करता है उसके हिसाब से उसको पे किया जाता है, मतलब उसका इनकम डायरेक्टली डिपेंड होता है जितना क्वांटिटी वो सोल्ड करता है, मतलब वो जितना ज्यादा बेचेगा उसका इनकम उतना ही ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ कमीशन मेथड, हाई मोटिवेशन, मोर सेल्स इज इक्वल टू मोर इनकम, encourages salesperson to work harder and increase performance. Next, no fixed cost to company. Company pays only when sales are made. Reduces financial burden during low sales periods. Next, encourages efficiency. Salespersons approach more customers, improve selling skills, and focus on results. Next, demerits of commission method. Income uncertainty. Income is not stable, varies with sales results. Salespersons may feel insecure. Next, poor customer service. Salespersons may focus only on closing sales quickly. Poor commission after sales service may be ignored. Next, unhealthy competition. Salespersons may compete aggressively or use unfair methods to increase their sales. So,
The commission method provides strong motivation and reduces companies' cost, but leads to income instability and possible customer neglect. Next, explain the combination method, means salary plus commission, with its merits and demerits. The combination method pays a salesperson a fixed salary plus a commission based on sales. It is a balanced approach, combining security and motivation. तो कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर सेल्स पर्सन को एक फिक्स सैलरी प्लस कमीशन भी दिया जाता है बेस्ड ऑन सेल्स. नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन मेथड, balance of security and incentive. Fixed salary provides income security. Commission gives motivation to increase sales. Encourages better customer service. Salespersons are not fully dependent on commission. They can spend time on after sales service and building customer relations. Next, attracts and retains talent. This method is fair and attractive, suitable for both new and experienced salespersons. Next, demerits of combination method. Higher cost for company. Company must pay both salary and commission, increasing expenses. Next, complex to calculate. Requires proper records and monitoring to calculate exact commission. Administrative work increases. Next, uneven motivation. If salary is high, salesperson may rely more on salary and work less. If commission is low, motivation drops. So, the combination method offers a balanced and flexible payment system, ensuring both stability and performance, making it suitable for most sales jobs. Unit 4, Sales Territories and Sales Quotas. और आज के क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चंस करेगा ये सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो करना क्या है, यहां से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में किल कर देना है. आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात. और दूसरा बात, क्या नहीं करना है, तो तुमको मोटिवेशन का, मूड का वेट नहीं करना है कि जब मोटिवेशन आएगा, मूड करेगा तब पढ़ाई करेगा. नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है. और दूसरा, खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, बस तुमको खुद को इंप्रूव करना है और प्रिपरेशन में लगना है. और तीसरा बात, ये नहीं सोचना है कि बहुत लेट हो गया, आज से चालू करेगा तो क्या हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. तुम आज से, अभी से भी चालू करता है ना तो बढ़िया रिजल्ट हो सकता है. समझ रहा है? तो बस अपने मिशन में लगना है और एग्जाम में किल कर देना है. ठीक, तो चलो ठीक है, फिर अच्छा क्लास चालू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज ए सेल्स टेरिटरी? डिफाइंड. तो ए सेल्स टेरिटरी इज ए जियोग्राफिकल एरिया और ग्रुप ऑफ कस्टमर्स असाइंड to a salesperson or sales team. It helps in distributing work properly and avoiding overlap among salespersons. तो यहां बात हो रहा है टेरिटरी, मतलब सेल्स टेरिटरी. अब ये क्या है? ये कोई जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हो सकता है जो कि असाइन किया जाता है. किनको? सेल्स पर्सन को या फिर सेल्स टीम को. और इससे होगा क्या? ये वर्क को, काम को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है और ओवरलैप से बचाता है. किनको? सेल्स पर्संस को. तो एरिया असाइंड फॉर सेलिंग, मतलब द कंपनी डिवाइड्स द मार्केट इनटू स्मॉलर टेरिटरीज और स्मॉलर एरियाज एंड असाइंस ईच टू ए सेल्स पर्सन. हेल्प्स इंप्रूव कवरेज, एंश्योर्स एवरी एरिया और कस्टमर ग्रुप is properly served without neglect, avoids conflicts among salespersons. Each salesperson knows their exact area, reducing confusion and competition within the team. Next, what are the objectives of sales territory allocation? So, sales territory allocation means dividing the market into specific areas and assigning each area to a sales person. It helps in achieving organized and efficient
सेलिंग। तो सेल्स टेरिटरी एलोकेशन पूरे मार्केट को डिवाइड करता है इनटू स्पेसिफिक एरियाज, और वो छोटा छोटा एरियाज सेल्स पर्सन को असाइन किया जाता है। और इससे होगा क्या, ये सेलिंग को ऑर्गेनाइज्ड और इफिशिएंट बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स। बेटर मार्केट कवरेज ensures every area and customer group is properly visited and served. It avoids neglect of any region, avoid overlapping of efforts, prevents two salespersons from approaching the same customers, reduces confusion and internal conflict. Next, fair distribution of workload. Each salesperson gets a balanced amount of work, leads to improved efficiency and performance. Next, better sales control and evaluation helps measure each salesperson's performance clearly, makes supervision and monitoring easier. So, the main objectives of sales territory allocation are coverage, clarity, fairness, and control to improve overall sales efficiency. Next, explain the importance of sales territories. Sales territories help divide the market into manageable areas, making selling more organized and systematic. तो सेल्स टेरिटरीज मार्केट को मैनेजेबल एरियाज या फिर छोटा छोटा एरियाज में डिवाइड करने में मदद करता है, जिससे सेलिंग ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक रहता है। Importance: ensures proper market coverage. Every area and customer group receives attention. No region is left unserved. Next, reduces wastage of efforts. Avoids two salespersons visiting the same customers. Saves time, money, and effort. Next, helps in performance evaluation. Sales manager can easily measure each salesperson's output, helps identify strong and weak territories. Next, improves customer service. Salespersons can focus better on their assigned area, leads to more frequent visits and stronger customer relations. Next, state the factors affecting the size of a sales territory. The size of a sales territory depends on different market, product, and salesperson related factors. A proper size ensures balanced workload and efficient selling. तो सेल्स टेरिटरी का साइज बनाते समय, रखते समय हम लोगों को कौन से फैक्टर्स का ध्यान देना होता है या फिर कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है, किस चीज का? साइज ऑफ ए सेल्स टेरिटरी। मतलब यहां बात हो रहा है साइज का, कि इन सेल्स टेरिटरी का जो साइज है वो किस हिसाब से होना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। टेक्निकल और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नीड मोर एक्सप्लेनेशन। मतलब स्मॉल टेरिटरीज, यहां पे स्मॉलर टेरिटरीज होना चाहिए। नेक्स्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब एफएमसीजी गुड्स कैन बी सोल्ड क्विकली। तो यहां पे लार्जर टेरिटरीज हो सकता है। नेक्स्ट, मार्केट पोटेंशियल और मार्केट डेंसिटी। इफ ए हैज मेनी कस्टमर्स इट मस्ट बी स्मॉलर, or if the customers are spread out, the territory should be larger. Next, ability and experience of the salesperson. Skilled, experienced salesperson can handle larger territories. New or less experienced salesperson need smaller territories. Next, competition level. Highly competitive areas need more frequent visits. Means smaller territories. Low competition areas can have larger territories. So, the size of a sales territory depends on product type, customer availability, salesperson ability, and competition, ensuring balanced workload and better performance. Next, what is a sales quota? Define. A sales quota is a target or goal
set for a salesperson or sales team for a specific period, month, quarter, year. It indicates the minimum amount of sales they are expected to achieve. तो सेल्स पर्सन को या फिर सेल्स टीम को कुछ टारगेट या फिर गोल दिया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि मंथ, क्वार्टर, ईयर, और इसी टारगेट को, गोल को सेल्स कोटा बोलता है। ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल्स इंडिकेट करता है दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू अचीव। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इट एक्ट्स एज ए बेंचमार्क to measure how well a salesperson performs, helps sales planning. Sales quotas guide planning for production, distribution, and marketing. Motivates salespersons. Salespeople work harder to achieve or exceed their assigned quota. Next, what are the factors affecting the setting of sales quota? Setting a sales quota means fixing the sales target for each salesperson. Several factors influence how high or low this target should be. तो जब भी हम लोग सेल्स कोटा सेट करता है सेल्स पर्सन के लिए, सेल्स टीम के लिए, तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सेटिंग ऑफ सेल्स कोटा को अफेक्ट करता है? मतलब कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग को ध्यान देना होता है while setting sales quota? तो market potential, areas with higher customer demand requires higher quotas. Weak or new markets need lower quotas. Next, salesperson's ability and experience. Skilled and experienced salesperson can handle higher quotas. New or less experienced salespersons receive lower quotas. Next, competition in the market. In highly competitive markets, quotas must be realistic and lower. And in less competitive markets, quotas can be higher. Product characteristics. Complex, costly products take longer to sell, means lower quotas. Fast moving products sell faster, means lower quotas. So, sales quotas are set based on market demand, salesperson capability, competition, and market type to ensure fairness and achievable targets. Next, what are the methods of sales quota? Methods of sales quota refers to the ways of fixing sales targets for salespersons. तो कौन कौन सा मेथड से तरीका है जिससे हम लोग सेल्स टारगेट फिक्स कर सकता है? किसके लिए? फॉर सेल्स पर्सन। तो पहला है सेल्स वॉल्यूम कोटा। दिस कोटा इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ सेल्स। तो सेल्स वॉल्यूम कोटा के अंदर हम लोग क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ सेल्स के अनुसार सेल्स टारगेट फिक्स करता है। एग्जाम्पल लाइक 5 लाख पर मंथ, मतलब हर एक महीना तुम 5 लाख का सेल्स टारगेट फिक्स कर दिया। नेक्स्ट, एक्टिविटी और एफर्ट कोटा बेस्ड ऑन सेल्स पर्सन्स एक्टिविटीज सच एज नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स, नंबर ऑफ कॉल्स मेड, नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स ओपन्ड, यूजफुल व्हेन एक्चुअल सेल्स डिपेंड ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट, प्रॉफिट बेस्ड कोटा। दिस कोटा इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट earned, not total sales. Encourages selling profitable products. Next, expense quota based on controlling expenses like travel, promotional costs, etc. Helps manage cost efficiency. So, sales quota can be set based on sales volume, salesperson activities, profit generated, or expense control, depending on company objectives. Next, what are the requirements of a successful sales quota? A sales quota is successful only when it motivates salesperson and helps achieve company sales goals. So, clear and realistic. Quotas should be easy to understand
and achievable. Unrealistic quotas reduce motivation. Next, based on market analysis. Quotas must be fixed after studying market potential, competition, and demand. Ensures fairness among different territories. Next, flexible. Should allow adjustments for seasonal changes, economic conditions, or new products. This makes the system practical. Next, fair and motivating. Quotas must be fair for all salespersons. Good quotas encourage them to work harder and perform better. So, a successful sales quota must be clear, realistic, flexible, fair, and motivating, helping both the salesperson and the company succeed. Next, what is a sales report? Define. A sales report is a written record prepared by a salesperson about the sales activities performed during a specific period. It includes details such as sales made, customers visited, orders received, problems faced, and market conditions. Helps track sales performance. Shows the progress made by the salesperson during a week, month, or quarter. Provides valuable market information. Contain details about customers' need, competitor activities, and market trends. Tool for monitoring work. Sales managers use these reports to evaluate and guide the salesperson's performance. Next, state the objectives and utility of a sales report. A sales report helps the sales manager understand the salesperson's works, performance, and market situation. To measure sales performance, helps check whether the salesperson has achieved the sales target. Next, to provide market information. Reports include details about customer preference, competitor activities, and market trends. To evaluate sales efforts. Shows the number of customer visits, calls made, orders received, and problems faced. Next, to plan future sales strategies. Helps the company improve products, pricing, distribution, and promotional plans. Next, utility of a sales report means benefits. मतलब इस सेल्स रिपोर्ट्स का बेनिफिट और यूटिलिटी क्या है? तो helps in decision making, provides accurate data for planning, production, distribution, and marketing, improves supervision and control. Sales managers can identify weak areas and guide salespersons to improve. So, a sales report is useful for performance measurement, planning, decision making, and effective supervision, making it an essential tool for sales management. तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।